नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। रात्रिकालीन इस सत्र में आज थोड़ा विलंब हुआ और हम आपके साथ उपस्थित हैं आज फिर से बस्ती कर्म पर चर्चा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अभी और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे हमारे साथ में। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि नीलम पाठक जी जुड़ चुके हैं और भी तमाम सारे लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये सत्र है ये आज यहाँ से हम आपको जुड़ रहे हैं। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर हम पंचकर्म की चर्चा करते हैं, पंचकर्म के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा जो बस्ती कर्म का हमारा जो सत्र है ये थोड़ा सा विलंब से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट कोई कुछ काम थे और लेट नाइट हमारा ये सत्र वैसे तो यूट्यूब पे चलता है, लेकिन आज हमने इसको फेसबुक पर भी लाइव किया है। तो हम बस्ती कर्म की बात करेंगे आज। तो बस्ती के बारे में मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको हम बस्ती का प्रकरण चल कर रहे हैं। नीलम पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ में चंद्रकला जी हैं, हमारे साथ में अनीता जी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बस्ती के आगे का हिस्सा। तो हमने बताया था कि बस्ती द्रव्य का निर्माण, बस्ती कैसे देते हैं, बस्ती में क्या क्या कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कहाँ हमें देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। आज इन सब पर हम बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और इसके बाद हम इस सत्र को 9:15 9:30 तक चलाएंगे और उसके बाद ये सत्र हम समाप्त करेंगे। हमने वमन कर्म, विरेचन कर्म और इससे पहले पूर्व कर्म, इन सब पर विस्तृत चर्चा कर ली है और हम आज फिर से आए हैं बस्ती बस्ती की बात करने के लिए। बस्ती चिकित्सा एक बेहतरीन चिकित्सा है। आप सब जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हम कहते हैं कि इसे कई शास्त्रकार इसे पूर्ण चिकित्सा कहते हैं, तो कुछ इसे अर्ध चिकित्सा के रूप में भी मानते हैं। तो बस्ती कर्म पर हम बात कर रहे थे इससे पिछले सेशन में और हमने आपको निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और बस्ती के विभिन्न कल्पों पर बात की थी। अब हम आज बात करेंगे कि बस्ती जो है वो कौन कौन लोग आस्थापन बस्ती के योग्य हैं। तो जितने भी कुक्षी रोग हैं, मूत्र शुक्र संघ जहां पर रहता है, वात संघ है, मल संघ है, रजक क्षय है, जीर्ण ज्वर है, अति गौरवता है, अति लाघवता है, बल क्षय है, मांस क्षय है, शुक्र क्षय है, दोष क्षय है, मन्यास्तंभ है, अनुग्रह है, मूत्र कृक्ष है, सिर सूल है, कर्ण सूल है, हृदय सूल है, पार्श्व सूल है, पृष्ठ सूल है, कटिशूल है, आक्षेपक है, अर्दित है, पक्षाघात है, मन्यास्तंभ है, अनुग्रह है, मूत्र कृक्ष है, गुल्म है, आंत्र कूजन है, स्तन्य क्षय है। ये सब व्याधि आस्थापन बस्ती के योग्य हैं।
इसी प्रकार से आस्थापन कहाँ नहीं करना है, तो कहते हैं अजीर्ण, आमावस्था, मंदाग्नि, अति स्निग्ध, पीत स्नेह, जिसने तुरंत भोजन किया हो, क्षुधार्त हो, तृष्णार्त हो, क्षतक्षीर्ण से पीड़ित हो, सूतिका, बहुत छोटा बच्चा, और अभी अभी जिसका हमने वमन वमन कराया हो, जो बहुत वृद्ध हो, जिनका अभी विरेचन कराया हो, जो भयभीत हो, जो बहुत उबेस हो, जो कंठ शोथ से पीड़ित हो, जो सर्वांग शोथ से पीड़ित हो, जो बद्ध गुदोदर के रोगी हो, छिद्रोदर के रोगी हो, जलोदर के रोगी हो, प्रमेही हो, कुष्ठ से पीड़ित हो, अर्श रोगी हो, पांडु से पीड़ित हो, उन्माद और आत्मान। शायद विजय गर्ग जी ने हमसे जानना चाहा था, तो हमने बताया था उनको कि इन सभी में, अलसक में, विसूचिका में, आम दोष में, आमातिसार में, इन सभी व्याधियों में हम जो है वो आस्थापन वस्ती नहीं देते हैं। अनुवासन किस किस में देते हैं, तो ये आस्थापन के अयोग्य है, और इससे पहले आस्थापन के योग्य मैंने बताए, इन इनको हम आस्थापन देते हैं। तो अब उसी प्रकार से अनुवासन के योग्य, जो भी व्यक्ति आस्थापन के योग्य है वही अनुवासन के भी योग्य है। खासकर जो रूक्ष शरीर वाले हैं, अति तीक्ष्ण अग्नि वाले हैं, जो शुद्ध वात, केवल वात व्याधि, इनमें तो देना ही देना है आपने अनुवासन। और कहाँ अनुवासन नहीं देना है, तो जो आस्थापन के अयोग्य हैं वह सब अनुवासन के भी अयोग्य हैं। कहते हैं अनास्थाप्य अनानुवास्य, यानी जिसको आप आस्थापन नहीं दे सकते हैं उसे अनुवासन भी आप नहीं दे सकते हैं। तो विजय गर्ग जी, कहाँ देना है, डूज एंड डोंट समझ में आ गया? अभी किसी ने कल पूछा था मेरे से शायद, तो आपको कहाँ कहाँ देना है, कहाँ कहाँ नहीं देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहते हैं कृष्ण को आस्थापन नहीं देना है पर अनुवासन दे सकते हैं। अनास्थाप्य, जहां जहां पर भी आप आस्थापन नहीं देते हैं वहां नहीं। अभुक्त भक्त, जो तुरंत खाना खाया हो या खा करके, जिसको जो अभी खाया, भूखा हो या एकदम से खाना खाया हो। नवज्वर में, प्रमेही में, कामला में, पांडु में, अरुचि में, अर्श में, प्रतिश्याय में, मंदाग्नि में, दुर्बल में, प्लीहोदर में, स्लीपद में, अतिसार में, जिसने विष पिया हो, जो कृमि कोष्ठ से युक्त हो, कुष्ठ, अपची, गलगंड, अतिस्थौल्य, पीनस, इन सभी में हमने अनुवासन नहीं देना है। तो पहला अनास्थाप्य, मतलब जिसको हमने आस्थापन नहीं देना है उसको भी हमने अनुवासन नहीं देना है। समझ में आया आपको? क्लियर है? विजय गर्ग जी, यहाँ पर कृतिका जी, नरेश मित्तल साहब, गरिमा जी, एवरीथिंग इज क्लियर, कहाँ हमें देना है, कहाँ नहीं देना है? कोई सवाल है आपका तो पूछिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग। जी, कोई सवाल है सर आपका? हाँ पूछिए। सर, अजीर्णता में बस्ती क्यों नहीं देनी सर? देखिए अजीर्ण जो है, अजीर्ण आप सब जानते हैं कि अजीर्ण जो स्थिति होती है उसमें प्रायः हम देखते हैं अजीर्ण होता क्या है। अजीर्ण मंदाग्नि के कारण होता है, और जी जी। आहार के सम्यक रूप से पाक न होने के कारण, विदग्ध हो जाने के कारण अजीर्ण होता है। आपने प्रायः गौर किया होगा कि अजीर्ण की अवस्था में सामान्य रूप से अम्ल पित्त या जो है अम्लीय भाव प्राप्त होता है आहार, और आप सब जानते हैं कि ऐसे में अम्ल पित्त जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो प्रेफरेबली आपको वहां पर आप वमन करा सकते हैं, वहां पर बस्ती का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना विजय गर्ग जी? जी क्योंकि सर। हमें जो है वो कहते हैं ना निकटस्थ मार्ग से निकालना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कफ के लिए श्रेष्ठ जो है वो वमन है, लेकिन पित्त के लिए अश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हम पित्तांत वमन देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि अम्ल पित्त में हम प्रेफरेबली वमन कराते हैं। इसी प्रकार से वस्ती जो है, इसीलिए हमको वस्ती चिकित्सा का डूज एंड डोंट्स में हम उन व्याधियों को रखते हैं जहां वस्ती चिकित्सा देनी है, जो प्राय हमको लगता है जहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट है ज्यादातर। जैसे आप देख रहे होंगे अधिकांश व्याधियों में क्षय है, देखिए आप, बल क्षय, मांस क्षय, शुक्र क्षय, दोष क्षय, नहीं देख रहे हैं ना आप? या अर्दित है, पक्षाघात है, तो आप क्या देख रहे हैं, इन सब में कौन सा दोष प्रायोरिटी से इन्वॉल्व है? तो अगर आप देख रहे होंगे तो प्रायोरिटी से कौन इन्वॉल्व है विजय जी? वात है ना? वात इज, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं। वात इज, वात का इन्वॉल्वमेंट प्रायोरिटी से, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर। जी सर। देखिए आप, तो जो प्रायोरिटी से इन्वॉल्व है हमें उसको सबसे पहले देखना है ना। जी सर। तो इसीलिए हम प्रेफरेबली वहां पर बस्ती देते हैं, प्रेफरेबली। जैसे सर आम आम बात है तो उसमें पहले वमन करवा दें फिर बस्ती दे सकते हैं।
नहीं, आमवात में अलग स्थिति आ गई। आमवात जी। में आप देखेंगे तो आमवात में बमन को प्रेफरेबल कभी नहीं कहा गया। आमवात में कहा गया है कि आप या तो कहा रुक्ष स्वेदो प्रकृतव्यो बालुका पुटके, उसमें कहा गया कि जी। रुक्ष स्वेद दीजिए बालू की पोटली से, विरामावस्था प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप वहां पर विरेचन दे सकते हैं, वहां पर बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं, है ना। जी। बमन को कहीं पर भी नहीं माना गया है, हम्म। क्योंकि जो है जो दूषित आम है वो फिर पुनः संधियों में आश्रित हो जाता है, तो उस और साथ साथ जो है पूरे संधि में वेदना करता है, सूजन करता है, तो वहां पर हमने बस्ती चिकित्सा को श्रेष्ठ माना है। वहां पर हम वैतरण बस्ती देते हैं, या फिर हम वहां पर रुक्ष स्वेदन देते हैं, या फिर हम विरेचन देते हैं, है ना। जी सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको अनुबंध दोष भी देखना है, किसने हम्म। अनुबंध किया हुआ है। तो आप जो अनुबंध करता है, जी सर। यानी जिसने इन्फ्लुएंस किया है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं ट्रीटमेंट में, है ना। जी। ठीक तो है सर। बस्ती जो है बेसिकली जितने भी वात से संबंधित व्याधि हैं, जहाँ क्षयजन्य संप्राप्ति बनती है, जहाँ पे संग हो रहा है, अवरोध हो रहा है, आप देखिए मन्य स्तंभ है, अनुग्रह है, मूत्र कृक्ष है, जी आप इन सब में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इन सब में अवरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, देख रहे होंगे आप। तो जहां भी ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो एक प्रकार से जहां पर भी आप ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी देख रहे हैं, वहां पर कौन सा दोष इन्वॉल्व है, तो वात का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको पैथोलॉजी संप्राप्ति विघटन तो करना ही होगा ना, और संप्राप्ति विघटन करने के लिए आपको जो है वो जिसने वहां पर इन्फ्लुएंस किया है उसको प्रायोरिटी से आपको ट्रीट करना होगा। तो इसीलिए वहां पर हम बस्ती देते हैं, जहां वात प्रायोरिटी से हमें ट्रीट करना है। जहां हमें कफ प्रायोरिटी से ट्रीट करना है वहां हम वमन देते हैं। जहां हमें पित्त प्रायोरिटी से ट्रीट करना है वहां हम विरेचन देते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। तो मैंने कल छोटा छोटा आपको छोटी छोटी बातें बताई थी। तो अभी ये सब जो डिजीज है वो आस्थापन बस्ती से आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। आस्थापन कहाँ नहीं दे सकते हैं, तो अभी आपने अजीर्ण की बात की। आमा अवस्था में भी आप जो है नहीं देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आमा अवस्था में आप बस्ती चिकित्सा आस्थापन बस्ती देंगे तो और ज्यादा आम जनित जो है वो सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। अति स्निग्ध में भी नहीं देंगे, जिसने अभी अभी स्नेह पिया है उसको भी नहीं देंगे, जिसने इमीडिएटली भोजन किया है उसको भी नहीं देंगे, जो एकदम प्यास से परेशान है, भूख से परेशान है, उसको भी नहीं देंगे, जो क्षतक्षीर्ण से पीड़ित है, सूतिका सुकुमार होती है, बच्चे हो बूढ़े हो, जिनको अभी बमन कराया हो, अभी अभी जिनका विरेचन कराया हो, जो डरे हुए हो, बहुत ओबेस हो, जिनके कंठ में सोत हो, पूरे शरीर में स्वेलिंग हो, बद्ध गुदोदर हो, छिद्रोदर हो, जलोदर हो, प्रमेह हो, कुष्ठ हो, अर्श हो, पांडु हो, उन्माद हो, आदमान हो, अल्सक हो, विसूचिका हो, आम दोष हो, आमातिसार हो, इन सब में हम लोग प्रायोरिटी से आस्थापन बस्ती नहीं देते हैं। इसी प्रकार से अनुवासन कहाँ कहाँ देते हैं, तो जहां जहां आपने ये सब जो आपने क्लिनिकल कंडीशन पढ़ी, जहां जहां हम देते हैं, वहां वहां हम जो है वो हम वहां वहां कुक्षी रोग हो, मूत्र संग हो, वात संग हो, मल संग हो, रजक क्षय हो, जीर्ण ज्वर हो, अति गौरव हो, अति लाघव हो, इन सब में जहां जहां हम आस्थापन वस्ती देते हैं, वहां वहां हम जो है वहां वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां वहां हम लोग अभी बताया मैंने वो सब जो है डिजीज, उन सब में आप अनुवासन आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें रुक्षता वाले शरीर में, अति तीक्ष्ण अग्नि में, और जो केवल और केवल वात व्याधि से पीड़ित हो, उनमें तो आपको देना ही देना है। और अनुवासन के अयोग्य किसको बोला गया है, जहां जहां आपने आस्थापन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां वहां अनुवासन भी नहीं देना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भोजन के तत्काल बाद आस्थापन वस्ती नहीं देते हैं, लेकिन अनुवासन वस्ती जो है वो भोजन के तत्काल बाद दी जाती है। ये डिफरेंस है, समझ में आया विजय गर्ग जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हम बस्ती जो हमारा जो काढ़े वाली बस्ती है ना, ये भोजन के बाद नहीं देनी है। काढ़े वाली बस्ती भोजन के बाद नहीं ले, लेकिन तैल वाली बस्ती जो है, जो हमारी अनुवासन बस्ती है, उसको भोजन के तत्काल बाद देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ में आया? कोई और सवाल है तो पूछते जाइएगा, छोटे छोटे सवाल जो आपके मन में आ रहे हो। मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको। मन्या स्तंभ में स्तंभन का क्या कारण है? मन्या स्तंभ देखिए, टॉर्टिकोलिस मन्या, मन्या जो है हमारी ये मैंडिबुलर एरिया, मैंडिबल लॉक, मैंडिबल। देखिए निश्चित रूप से जो मन्या स्तंभ है, स्तंभ जहां पर भी हो रहा है, स्तंभ गौरवता स्तंभता,
ये सब जो है कारण किसके होते हैं आप बताइए। कहीं पर भी स्टिफनेस है, आपने देखा होगा प्रायोरिटी से, जब आपने देखा होगा कि मॉर्निंग स्टिफनेस सुना होगा ना, एक ना शब्द सुना होगा आपने, सुबह सुबह जकड़न बढ़ जाती है। नहीं, आपने, यस, सुबह सुबह आपको जकड़न बढ़ जाती है। अब मुझे देखिए, मैं आजकल थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है, तो मॉर्निंग में ज्यादा रहती है, ठंड बढ़ जाती है। तो एक चीज दोनों में कॉमन है, कफ और वात में क्या कॉमन है? कफ और वात में एक बहुत कॉमन चीज है, शीतलता। नहीं, शीतलता। तो शीतलता, शीत गुण जो है वो वायु को तो बढ़ाता ही है, प्लस साथ साथ में कफ को भी भी बढ़ाता है। बढ़ाता है, दोनों ही, दोनों दोनों गुणों को बढ़ाता है। तो जहां पर भी ऐसी, जहां पर भी जो है जहां पर वात का प्रकोप है या स्टिफनेस है, स्तब्धता है, कफ कफ के साथ साथ में हम कहेंगे कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो आप वहां पर आप देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो आवरण देखते हैं किसका है। नहीं, तो आवरण देखते हैं, तो स्टिफनेस का कारण कफ का आवरण होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें वो आवरण को तोड़ना है। तो देखा होगा आपने, जहाँ स्टिफनेस होती है ना, वहां आप हल्का सा हीट दे दें, आप हल्का सा आप वहां पर सिकाई कर दें, आप ड्राई हीट दे दें, तो स्टिफनेस कम हो जाती है। नहीं, आप जी देखे सर। होंगे वहां पर हम लोग जो है वो इस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं कि कफ भी ना बढ़े, तो वहां पर देखिएगा हमने ड्राई हीट देते हैं, आपने देखा होगा। वहां पर हम लोग द्रव स्वेद ना दे करके हम लोग रुक्ष स्वेद देते हैं। नहीं, यानी आम आम आम, यहाँ पर आप यहाँ पर ज्यादातर जो आप वात में जो आवरण है, वो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि दूषित कफ, जैसे आप कहते हैं ना, दूषित कफ, कफ जो है वो दूषित है, क्योंकि वो तो आवरण सर कर। तो सर आम बात में भी तो यही हाँ, रुक्ष स्वेद होता है। देते हैं ना। अगर आपके पास कोई रोगी, एकदम नवीन आमवात का रोगी आता है, तो रुक्ष स्वेद देते हैं। लेकिन आपके पास नवीन आमवात का रोगी आता ही नहीं है, वो आता है पाँच हम्म। पाँच छह छह साल बाद, जब उसके डिसेबिलिटी इंडेक्स पर वो काफी आगे चला गया होता है, जब उसके जो है वो जो है वो मतलब रोग काफी आगे उपद्रव की स्थिति तक पहुंच चुके होते हैं। उपद्रव बोलते हैं ना, जिसमें दिव्यांगता हो जाती है, उस स्थिति में आपके पास रोगी आता है, तो वहां पर आपको फिर आपको द्रव स्वेद देना पड़ता है। वहां पे आप दे सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी से अगर कोई रोगी नया नया अगर आपके पास आ रहा है, तो यू मस्ट हैव टू गिव रुक्ष स्वेद। इसीलिए कहा है रुक्ष स्वेद प्रकृतव्यो बालुका पुटक। इवन हम कभी कभी क्या करते हैं, ज्वाइंट की प्रॉब्लम जब रहती है मरीज को, तो बहुत दिन तक हम अगर मालिश और सिकाई करते हैं ना विजय गर्ग जी, तो कई बार क्या होता है, 2 तो 3 दिन तो आराम मिलता है, फिर पेन एग्रेवेट हो जाता है, तो आमा अवस्था बढ़ जाती है। तो हमें बीच में निरामा अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको रुक्ष स्वेद कर देना चाहिए, है सर ना। जिसको जिसको क्षय हो और उसको मंदाग्नि भी हो तो उसको बस्ती नहीं देनी है सर। देखो, जिसको क्षय है, देखो क्षय, क्षय केवल क्षय है और मंदाग्नि है, तो आप क्षय जनित देखो, क्षय किस तरह का क्षय है। अब हम देखो, आप यहाँ पे कहा है ना कि क्षय में तो आप दे रहे हैं, बलक क्षय में दे रहे हैं, मांस क्षय जी दे रहे सर। हैं, शुक्र क्षय में दे रहे हैं, दोषक क्षय में दे रहे हैं, हर क्षय में तो आप आस्थामन वस्ती दे रहे हैं, है ना। तो क्षय में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्षय में तो आप दे सकते हैं, क्योंकि क्षय का कारण क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। क्षय का कारण तो बेसिकली वात होता है, तो आपको वहां तो बस्ती श्रेष्ठ है, वहां कैसे नहीं देंगे आप, है ना। नहीं, अगर मंदाग्नि हो सर साथ में देखिए, तो फिर मंदाग्नि, हम मंदाग्नि अगर है क्षय के साथ में, तो आप अग्निवर्धक उपाय कर सकते हैं ना उसमें, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ यहाँ लिखा है मंदाग्नि, अलग से लिखा है, केवल जी सर। मंदाग्नि हो अगर, समझ रहे हैं मेरी बात, क्षय के साथ मंदाग्नि नहीं लिखा है, केवल सेपरेटली मंदाग्नि अगर हो, तो आपने जो है वहां पर आपने पहले अग्निवर्धक उपाय करने, है ना, और आस्थापन। दुर्बलता और क्षय में क्या अंतर समझे सर। दुर्बलता और अक्षय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्बलता का अर्थ ये होता है कि दुर्बलता का अर्थ ये हो गया कि आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आहार ग्रहण करने, ये मान ली वो भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहा है ढंग से, मेरी समझ में उसके प्रॉब्लम क्या है कि वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो उसके कारण दुर्बल हो रहा है। एक तो रस कारण, क्षय कह सकते हैं सर। हाँ, जिसे हम रस क्षय कहते हैं। अब जब रस ही क्षय हो गया, जब आहार अन्न रस ही ठीक से नहीं बना, तो उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं हुआ, तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इन सभी धातुओं का आगे निर्माण ही हो गया। एक तो वो हुआ जिसे हम कहते हैं ना अनुलोम क्षय, एक तो जी क्षय सर। ये हुआ। दूसरा एक क्षय क्या हुआ कि व्यक्ति ने शुक्र क्षय बहुत ज्यादा कर दिया, तो शुक्र से हम्म।
पूर्व की जो धातुओं का क्षय हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम क्षय। नहीं, तो एक तो हेतु देखना पड़ेगा, कारण देखना पड़ेगा कि क्षय का कारण क्या है। तो यदि क्षय के अधिकांश जो नेचुरल कारण देखेंगे कि क्षय का प्राकृतिक कारण जो है वो वात होता है। क्यों, मैंने पहले भी बताया है कि वात जो है वो उसमें द्रवत्व नहीं होता, तो वो क्या करता है, द्रवत्व को अवशोषित करता है, जिससे वो किसी भी आप ओवरऑल इन टोटलिटी आप शरीर को देखें तो शरीर में उस आप देखा होगा बुढ़ापे में चेहरे में कैसे झुर्रियां आ जाती है, शरीर कैसा बिल्कुल सूखा हुआ हो जाता है। नहीं, तो बेसिकली जो नेचुरल वे में, इसलिए कहते हैं ना कि जो हमारे शरीर में जो जरा है, उस जरा के पीछे भी कारण जो है वो वात ही है। तो मेन अगर प्राकृतिक रूप से क्षय का कारण देखेंगे तो वो वात है। लेकिन अगर आहार ही प्रॉपरली नहीं लिया जा रहा है, मंदाग्नि हो गई है, भोजन का पाक सही से नहीं हो रहा है, रस धातु का ही निर्माण सही से नहीं हो रहा है, रस को रसाग्नि पकाती है, अग्नि उस लेवल पर मंद है, तो उन स्थितियों में आपको अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है जी। जी, और कोई सवाल है, पूछिए। आम वात में विषगर्भ तेल कैसे यूज करें? आम वात में देखिए देखिए आम वात में सबसे अच्छा है, जब आप आम वात डिजीज वाइज मैं आपको बताऊंगा पंचकर्म, तो वहां पे मैं बताऊंगा। वैसे आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए आप इसमें जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आम वात में आपको ऐसी औषधि का चयन करना है जो आम को ना बढ़ाए। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो हम इसमें एरंड तेल लेते हैं, नहीं एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। इसमें आप हम बस्ती दे सकते हैं एरंड तेल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरंड तेल का पान करा सकते हैं। विषगर्भ तेल का हम अप्लीकेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं, वेदना समन करेगा वो, जो हमें सिम्टोमेटिक। लेकिन क्या है कि केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट नहीं करना है ना, हमें हमें उसके रूट कॉज में भी जाना है। तो अगर आप रूट कॉज देखेंगे तो विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य च स्निग्धस्य भुक्तवतो यन्नम व्यायामं कुरुतस्तथा वायुना प्रेरितम आमम श्लेष्म स्थानम प्रधावती तेनात्यर्थ विदग्ध सौ धमनी प्रतिबद्धते। ये आमवाद की संप्राप्ति है, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी एमडी की थीसिस थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति विरुद्ध आहार चेष्टा करता है, मंदाग्नि रहता है, निश्चल रहता है, स्निग्ध से भुक्तवतो अन्नम, स्निग्ध भोजन करके फिर भोजन लेता रहता है और उसके बाद व्यायाम करता है, कहते हैं उसके शरीर में आहार के पाक सही ढंग से ना होने के कारण वायु से आम प्रेरित होकर के श्लेष्मा के स्थान में, कहा संधियों में, वहां जाके जमा हो जाता है और वहां जाके तेना तीर्थ विदग्ध होकर के फिर वो कहते तेनात्यर्थ विदग्धौ धमनी प्रतिपद्यते। और इस प्रकार से कहते हैं कि वात पित्त कफो भूयो दूषितो सो अन्नजो रसा। तो इस प्रकार से उस आम की उत्पत्ति होती है और वो आम श्लेष्म स्थान में जाके जमा हो जाता है। तो हमें वहां क्या करना है, इसको ठीक करने में दिक्कत क्यों आती है विजय गर्ग जी? दिक्कत यह आती है कि उस श्लेष्म स्थान में पहुंचने के बाद आता है हमारे पास रोगी। हमारे पास रोगी तब नहीं आता जब उसने विरुद्ध आहार चेष्टा किया, जब मंदाग्नि था, निश्चल था, स्निग्ध भोजन कर लिया, फिर उसने जो है वो व्यायाम कर लिया और वायु से अब उसका आम प्रेरित हो रहा है, तब नहीं आता हमारे पास। तब आएगा तो उसको हम रुक्ष स्वेद देंगे ना। पर वो आता कब है, जब वो आम उसके श्लेष्मा के स्थान पर जाके संचित हो चुका है और वहां जाकर के उसने विकृतियां कर दी है, तब वो व्यक्ति हमारे पास आता है। तो आप उसको चिकित्सा करने में भी तो फिर हमें दिक्कत आएगी ना उसकी, आएगी कि नहीं आएगी? आपने देखा है कि भाई अब क्या है कि अब आपको उसके जो उस संधि स्थान पर, जो श्लेष्मा के स्थान पर जो आम जो संचित हो गया है, उस आम को निकालना कितना कठिन है। नहीं भाई, आप तो आप क्या करते हो, एक तरफ लक्षणों की चिकित्सा करते हो, भाई उसको लक्षणों से भी लाभ देना है, क्योंकि उसको वहां पर वेदना इतनी जबरदस्त हो रही है, वृश्चिक दंत वत वेदना होती है। नहीं, उसको इतनी जबरदस्त वेदना होती है वहां पर, और बहुत सारी वेदना और भी उसमें बताया ना, उसमें वेदना भयंकर वेदना होती है, उसमें स्टिफनेस रहता है, जार्डिता रहती है। तो आपको ये सब चीजें देखनी होती है वहां पे। अभी हमारे यहाँ स्टांग हृदय में ये सत्र भी चल रहा है वात रक्त का। इससे पहले जो है संधिवात में स्नेहन स्वेदन अर्क पत्र से कितने दिन दे सकते हैं। संधिवात में हम लोग जो है देखिए, संधिवात में हम क्या करते हैं, संधिवात में बहुत इंपॉर्टेंट है संधिवात। वात ने क्षय किया है संधि स्थान को, गीता पटेल जी, यानी वहां से क्या किया है उसने, दोनों का स्वरूप अलग अलग है विजय गर्ग जी, आमवात और संधिवात। एक में आम संचित हुआ है, एक में वहां से उसका जो श्लेषक कफ है वो बाहर चला गया, कारणवात है।
यहाँ कारण आम है। देखिए दोनों में फर्क है, देख रहे हैं आप। वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको लुब्रिकेशन बढ़ाना है। इन्फ्लेमेट जो संधिवात है उसमें लुब्रिकेशन बढ़ाना है आपने, तो वहां पर आपको ऑयल इंड्यूस करना है। तो आप वहां पर जानु बस्ती करते हैं, उससे फायदा होता है, देखा होगा आपने। वहां पर आप स्नेहन करते हैं, उससे फायदा होगा। अर्क पत्र से जो है आपको, यस निश्चित रूप से आप वहां पे जो है वो डेफिनेटली वहां पे आप वहां पर आप ऑयल इंड्यूस करते हैं वहां पे। तो आप वहां पर रेगुलर कर सकते हैं, 7 दिन कीजिए, फिर आप 3 दिन का गैप दे दीजिए सीता जी, फिर आप 7 दिन कीजिए। आप इस प्रकार से उसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं, है ना। संधिवात वहां पर आप निश्चित रूप से आप वहां पर जो है वो जानु बस्ती कर सकते हैं। आप संधि में जहां पर भी संधि है, अगर जानु संधि में है तो जानु बस्ती कर सकते हैं। ऑस्टियोफाइट्स भी ठीक हो जाता है क्या सर? देखिए ऑस्टियोफाइट्स जो है, देखिए ऑस्टियोफाइट्स जो हमारे शरीर में, आप ये समझ लीजिए कि वात का ना दूत है वो ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स जो है वो वात का दूत है। मैंने पहले ही बताया कि ऑस्टियोफाइट्स डिजेनरेशन की एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोफाइट्स, आप 70 साल के व्यक्ति का किसी का भी आप अगर चेक करेंगे तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स मिलेगा। आदमी अमर होने थोड़ी ना आया है ऑस्टियो। लेकिन अगर वो 20 साल में 30 साल में ऑस्टियोफाइट्स बढ़ गए हैं तो क्या कर रहे हैं, वो बोन्स को खा रहे हैं। वो डेफिनेटली दे आर टेकिंग द कैल्शियम्स, वो अंदर से सेल्स को वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसको हम पूर्ण करके, हाँ पूछिए आप, उसको हम जो है तृप्त करके जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सर ऑस्टियोफाइट्स का एक कारण ये बताया गया है कि सर, सुना था मैंने कहीं, तो कि जैसे एसिडिक लेवल बढ़ जाता है जॉइंट्स में, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कैल्शियम आता है वहाँ पे, बेसिक मीडियम है, तो इस कारण से वो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। देखिए आजकल एक थ्योरी चल रही है कि शरीर का जो नॉर्मल पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4। जी 7 सर। से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जो है बेसिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे शरीर का जो एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर, अगर एसिडिटी बढ़ जाती है शरीर में, पूरे शरीर के एनवायरनमेंट में, तो इससे भी डिजेनरेशन प्रमोट होता है। ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण ये बताए जाते हैं। इसीलिए आजकल बाजार में बहुत सारे आरओ आ गए हैं, बहुत सारे फिल्टर आ गए हैं, जो ये आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी की स्लाइटली अल्कलिनिटी को ये मेंटेन करते हैं। ये एक थियरी है। और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो बात भी कहीं ना कहीं हमें सही नजर आती है। क्योंकि अगर आप देखें जी सर। तो वात बढ़ाने वाले रस कौन कौन से हैं, जरा बताइए। सर, कटु तिक्त कसाय। कटु तिक्त कषाय है ना। जी और सर। निश्चित रूप से, और कटु तिक्त कषाय रस जो है ये वात को बढ़ाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ये रस है, इसका, और साथ साथ आप ये देखेंगे कि हमारे आहार द्रव्यों में भी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो कहीं ना कहीं से वायु महाभूत प्रधान होंगे, है ना। जिनमें जी वायु सर। महा प्रधानता होगी, तो वो कहीं ना कहीं से बॉडी में डिजेनरेटिव एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, जिनको हम जी लोग सर। आजकल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहते हैं कि आपने देखा होगा कि फ्री रेडिकल्स, फ्री जी सर। रेडिकल्स भी कहते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जा करके फिर वो जो है वो दूसरे सेल्स को डीजेनरेट करते हैं, हमको उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, जी एक सर। थियरी दिया है। तो ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं। कुल मिला के हमें अपने आयुर्वेद के हिसाब से तो हम ये कहें कि जहाँ भी सर एक क्षय है वहाँ। जी। जी सर, एक बात और पूछनी सर, जैसे दुर्बलता में किसी बल्ले ऑयल की अनुवासन बस्ती नहीं दे सकते सर? क्यों नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। दुर्बलता का तो कारण देखना उसमें पड़ेगा ना। अयोग्य, अयोग्य जो कहा है सर, दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ क्या है? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कैंसरस है, कैंसर के 4th स्टेज में, जी सर। जी सर। अब वो कैचेक्सिक है, वो दुर्बल है, तो जी आप उससे क्या करेंगे अनुवासन बस्ती दे करके? जी सर। वो तो वही हो जाएगा ना, एक थ्योरी है एक उसमें कि क्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियानाम संयोजयेत। तो क्रिया करेंगे तो भी जो है वो मृत्यु निश्चित है, और नहीं करेंगे तो भी संशय है। तो मैं ऐसे में क्यों? जिसमें जिसमें व्याधि समत्व शक्ति कम है उसमें नहीं करना सर। उसमें नहीं करना है। यहाँ पर क्षीण जी का सर। अर्थ जो है, जो व्याधि क्षमत्व कम हो गया है, साथ जी साथ सर। अब वो व्यक्ति किसी अन्य दूसरी बीमारी के कारण उस स्थिति पे पहुंच चुका है कि जहां मृत्यु निश्चित है, वो उस तरह के क्षीण में आपने नहीं देना। क्षय का अर्थ जी ये है ना। जैसे कैंसर है, एचआईवी है, इस तरह की कंडीशन। जी ठीक सर। है। आज तो सारे लोग बस्ती के अलावा सारा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जानू बस्ती किस ऑयल से करे पूछ रहे हैं। किस ऑयल से करना चाहते हैं आप? जो आपको रिजल्ट चाहिए उस ऑयल से करिए आप। अगर गीता पटेल जी, अगर आपको वेदना समन के लिए करना है वहां पे,
तो महानारायण तेल से करिए। आपको अगर वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा वेदना है, तीव्र वेदना है, तो विषगर्भ तेल से करिए आप। नहीं, मुरविन्ना ऑयल यूज करिए आप। ये सब कर सकते हैं आप। पंचगुण तेल यूज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन है। मुरविन्ना ऑयल यूज कर सकते हैं। एरंड ऑयल, हमें लगता है एरंड ऑयल ज्यादा लोकलाइज्ड प्रयोग में, जानू बस्ती में ज्यादा नहीं सूट करेगा एरंड ऑयल। एरंड ऑयल का ज्यादा प्रयोग जो है ना मित्तल साहब, वो विरेचक प्रभाव है उसका, ज्यादातर विरेचक प्रभाव है। वो वेदना समन में स्थानीय प्रयोग में उतना ज्यादा नहीं लाते हैं उसको। जी बोलिए गीता जी, कुछ सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, वही, ये वेदना तो नहीं है इतनी, पर वो जो संधि में क्षय हुआ उसको रिपेयरिंग के लिए अगर तो संधि वैसे। क्षय है रिपेयर करने के लिए, तो आप वहां पर आप बला तेल कर सकते हैं गीता जी, है ना। वहाँ ओके। बला तेल कर सकते हैं, वहां पे क्षीर बला तेल कर सकते हैं। गरिमा जी बता रही है कि आपको अगर वेदना है तो आप वहां पर मुरिमल्ला दानवंतर तेल कर सकते हैं, सहचरादी तेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन है ऑयल के जिनका वेदना संबंध प्रभाव है। आपको क्या प्रभाव चाहिए इस पर डिपेंड करता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं करते हम लोग यूज, नरेश मित्तल साहब। फिर तो तिल का तेल भी कर सकते हैं। सस्तिक साली तो एक अलग चीज है नीलम जी, अभी हम बताएंगे आपको। सस्तिक साली तो एक अलग हो गई, वो तो पिंड स्वेद है, उसको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, है ना। अभी रुक जाइए अभी। तो हम बस्ती भैया आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम विषय से फिर भ्रमित हो जाएंगे तो फिर विषय रह जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पर अनुवासन के अयोग्य हमने आपको बता दिए। अब आइए, निरूह वस्ती की मात्रा क्या होनी चाहिए। जो काढ़ा प्रधान वस्ती है उसकी मात्रा कहते हैं एक पल 4 तोला, तो 40 ml। 12 वर्ष तक एक एक पल बढ़ाना है, 4 4 तोला बढ़ाना है। 12 वर्ष से 12 पल, 12 वर्ष में 12 पल 48 तोला 480 ml। और 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक 2 2 पल बढ़ाना है। 18 वर्ष में 24 पल 96 तोला 950 960 ml। 18 से 70 साल तक फिर यही मात्रा रखनी है, 960 ml की मात्रा। और 70 से अधिक में आपको 16 साल वाली मात्रा जो हमने बताई थी वो आपने रखनी है, यानी कि 20 पल 80 तोला 800 ml देना है। तो ये आचार्य ने ये मात्रा बताई है। डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का कोर्स भी जल्द शुरू करें सर। मेरे को यही कोर्स पढ़ाने के लिए ना नीचे घर वाले बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं आप जो है, तो मुझे यही यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ पंचकर्म, इसी के लिए भी बहुत एक्चुअली बहुत नाराजगी झेलनी पड़ती है मुझे घर से, कि आप जो इतनी मेहनत क्यों करते हैं करके। तो मैं, मेरी इच्छा तो है, मेरा ये मेरा 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 ना हॉबी है पढ़ाना। मैं हॉबी से पढ़ाता हूँ। जैसे किसी का शौक होता है कि कहीं गप मारना, कहीं जा करके निंदा करना, किसी से दोस्तों के साथ में टाइम व्यतीत करना, तो मेरी एक हॉबी है लोगों को ज्ञान बांटना। तो वो मैं करता हूँ। अब उसका कुछ ना कुछ मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन ये है कि मैं ये करता रहता हूँ, तो उससे क्या रहता है, 2 लाभ होते हैं। एक तो आप स्वयं में भी ऊर्जावान रहते हैं, और आपका स्वयं भी नॉलेज अपडेट होता है। दूसरा जो है, आपको नए नए लोगों से आपकी मित्रता होती रहती है। अब विजय गर्ग जी से कैसे हम जब मिलते, नहीं, गरिमा जी तो हमारे स्टूडेंट रही हैं, निश्चित रूप से अनीता जी, चंद्रकला जी। तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। और आप इंतजार कीजिए, और आप में अगर चाह हुई तो राह भी निकालेंगे। अब मेरी तबीयत ठीक है, पर जैसे जैसे ये ठंड बढ़ रही है ना, अभी जैसे बात हो रही थी विजय गर्ग जी से कि ठंड बढ़ती है, तो जो है वो वात जहाँ प्रकोपित है वहाँ कफ का आवरण है। तो अब जो है ना वो कफ का आवरण जो है ना वो तकलीफ करता है, वो क्या करता है, स्टिफनेस करता है। तो स्टिफनेस रहती है, ये जो हमारी लोअर एब्डोमिनल रीजन है वहां पर बहुत स्टिफनेस रहती है। और यहाँ पर आपको बताऊं, बाई गॉड बहुत ठंड पड़ रही है इस समय। लेकिन अब क्या है कि उसको भी थोड़ा बहुत हम, अगर हम आपके साथ में व्यस्त हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्टेड रहता है, और हम उसमें आपको एक अच्छी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलता है। सर मरमा क्लास के बैच में टाइमिंग यही रखें। ये नहीं रख पाएंगे, ये तो टाइमिंग मेरे पढ़ाने का है ही नहीं कभी भी। ये टाइम मेरे सोने का होता है इसके बाद। तो ये तो टाइम मैंने ना पंचकर्मा स्टार्ट कर दिया तो मैंने रखा है, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाता है। हम लोग जो है वो समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन आप उसी टाइम पे ज्वाइन करिए, और आप अगर ओपीडी का टाइम होता है तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, और जहां समझ में नहीं आएगा वहां हम आपको समझाएंगे। ठीक है। आपके द्वारा एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है सर, हमारे अच्छे फ्यूचर की। आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे हम, चिंता ना करें। आप और अच्छे से पंचकर्मा करेंगे। आप देखिए मर्म में आपको समझ, अब मर्म और नाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, बताइए आप। आपको अनम्यूट करता हूँ, ये अभी नरेश कुमार मित्तल साहब से बात करेंगे, पहले हम विजय गर्ग साहब से बताते हैं। जी बताइए क्या सर, आपको कॉन्फिडेंस आया, आप अपने अपना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है सर। पहले ट्रीटमेंट करते थे तो पता ही नहीं चलता, नब्ज देखते तो थे लेकिन वो चदमुचर की तरह ही महसूस होता था। लेकिन अब क्या है कि वात पित्त कफ को हम सही तरीके से जान पाते हैं, क्योंकि हम कोई टाइमिंग निश्चित तो होती नहीं पेशेंट की, तो कभी भी आ जाते हैं। वात पित्त कफ तो एक्चुअली हम समझ पाते हैं भी कौन सा बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत है, कौन सा आवरण है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है सर, ट्रीटमेंट में काफी अच्छा हेल्प मिलता है और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं अब। तो थैंक्स सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ, तो विजय गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है अपना यहाँ पर बताया कि देखिए ऐसे ही ये मित्तल साहब हैं। मित्तल साहब देखिए, ये तो मेरे से दोबारा ज्वाइन होते हैं, और ये पहले गंगानगर में थे। आप बताइए मित्तल साहब, आप क्या क्या करते हैं, आप बताइए थोड़ा सा, फिर हम आगे नमस्कार बढ़ेंगे। सर। सबसे पहले मैं प्रकृति देखता हूँ, नाड़ी देखता हूँ, फिर मरम की गाइडेंस कि देता आप हूँ ये उसमें। बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ हमसे जुड़ के, ये बताइए आप। सर सबसे बड़ा सर प्रैक्टिस बढ़ी है सर। पहले माया नहीं आती थी, माया नहीं लगी, सबसे बड़ी बात ये है जी। मैं मजा दिल आ रहा से है? कहता हूँ सर, आयुष दर्पण से जुड़ के मैं सर कई साल हो गए प्रैक्टिस करते। मैं कमाई नहीं करता था, अब करने लगा हूँ सर। अब रोजाना देख की लो। प्रभु कृपा अच्छी कमाई कर रहा हूँ सर। मुझे खुशी है सर, मेरा नॉलेज बढ़ा हुआ है। मैं पहले कहीं जाता था ना तो मुझे डर लगता था। अब बीएमएस डॉक्टर भी मेरे पास आए हैं, सर नाड़ी सिखा दो। मैं सर मुझे ना आती, जैसे मैंने सीखी है आपका नंबर दे दिया सर मैंने। मैंने कहा सर वहां बात करो, वो सिखाएंगे। क्या सर, बात है। जी जी, बोलिए 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 मित्तल साहब, बोलिए। सर लावा नाड़ी देखते हैं, यूरोजेनेटर 100% निकलती है, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। जी। अच्छा, मेयोर नाड़ी आए हैं, मैं सर आपका लीवर फैटी है, खून हाँ, गाढ़ है। सर आपको कैसे पता चला? अभी जो सर आपने बात की, कफ प्रदान है तो वात की चिकित्सा करो, तो वात आप तो प्रदान है तो एमबीबीएस कफ कफ डॉक्टरों की। की, एमबीबीएस उल्टा डॉक्टर चलो के आ सर। रहे हैं आपके पास नाड़ी सीखने के लिए, बता रहे थे आप। नहीं सर, आ रहे हैं सर, मेरे पास कई से नंबर भी है। मैंने आपका नंबर दिया है सर उनको। मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं पेशेंट धन्यवाद। दिखाता हूँ, आज 2 पेशेंट देखे हैं सर, जी जी। बिल्कुल करेक्ट गए हैं सर। वो कल घर आएंगे दिखाने दोबारा मेरे पास, तब फीस मिलेगी मुझे। तो आपकी कमाई अच्छी हो रही है ना? हाँ जी सर, प्रभु कृपा अच्छी हो रही है सर, आपका आशीर्वाद है सर ये। चलिए, सर अच्छी नाड़ी बात है। में, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, म्यूट हो गए आप, बोलिए। मैं सर नाड़ी के लिए मेहनत बहुत की है, साल 1.5 साल है ना, नोट्स को ये बड़ा हमें मालूम इतना है, हमें मालूम। पढ़ा है दो तीन सर, बार दिल तो लगा आपने के। दो तीन बार तो आपने हमारा हमारा सेशन ही ज्वाइन किया, हमें याद आ रहा है। हाँ जी सर, लगातार किया। और नाड़ी में अब परफेक्शन है जी, कोई गंगानगर ये में नाड़ी विजय सिर्फ गर्ग मैं जी, ही मैं देखता हूँ बताता हूँ, जी। ये साहब ऐसे हैं कि ये हाँ मेरे जी सेशन को दो दो तीन तीन बार रिपीटेडली इन्होंने नाड़ी का ज्वाइन किया है। और ये लिटरली जो मैं बताता हूँ उसी को प्रैक्टिस करते हैं। और ये सर। आज जो है गंगानगर से अभी दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। सर एक चीज मैं बताऊं, अभी मैंने किसी महिला की नाड़ी देखी थी। मैं जी पहला पेशेंट मिला, मैंने कहा ये महिला 2 या 3 दिन में मर जाएगी। जी। ऐसे कैसे? मैंने कहा उसकी मतलब कि मंडो गति नहीं आ रही। मैंने कहा, मैंने कहीं हाँ, पढ़ा था आपके शास्त्रों से, तो वो तीसरे दिन महिला की डेथ होगी सर। मुझे भी दुख हुआ, लेकिन देखिए, मैं भी क्या करूं। वो सर मेरे सही घर बात आए, है। 2 महीने से वो महिला परेशान थी सर। तब मुझे लगा, मैं जिन जिन के भी घर गया हूं ना सर, नाड़ी जब ये भी लेता देखिए, हूँ सर, ये आपका देखिए। नाम लेता हूँ, आपका आशीर्वाद है सर। बड़े बड़े वैद्य है सर। मैं भी दिल्ली में गया था प्रगति मैदान में, अरे, 5-6 नाड़ी वैद्यों से अभी मिला। अभी दिल्ली में आ गए हैं, और दिल्ली में। जी सर एक नाड़ी वैद्य ने सही बताई नाड़ी, जी। उनको नाड़ी ना देख, उनको नाड़ियों के नाम नहीं पता सर, वो नाड़ी वैद्य कहलाते हैं। मैं ताज्जुब करता हूँ सर इस बात का। हमें कुछ नहीं आता चलिए, सर, ये तो आपका आशीर्वाद है सर, धन्यवाद सर। नहीं नहीं, ये सब प्रभु की माया है। आप जो है ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे। तो मात्रावस्थी अनीता जी आपने दी, बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस। अनीता जी ने आज मात्रावस्थी दी है, देखिए। अनीता जी, आपको मन म्यूट करते हैं, कहाँ हैं अनीता जी? हाँ, बोलिए बोलिए अनीता जी, बताइए कैसे दी मात्रावस्थी आपने? अभी तो बस्ती स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, सर इससे बताइए। पहले भी एक बार ही दी थी, जी। लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस सबको करने में। लेकिन अच्छा आज सुनिए, बस आप हिम्मत अनीता जी इधर करके। सुनिए। मैं कल यहाँ जी पढ़ाया आपको, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप लोगों को पढ़ाने के बाद मैंने 60 ml शीर बला तेल की मात्रावस्थी ली, जी। मैंने खुद। जब मैं खुद वो ले तो रहा हूं सर तो आपने, आपने। नहीं आप तो सर ले रहे हैं ना, तभी तो फिर ये हुआ ना कि अच्छा ठीक है मैं दे देती हूँ। आई आई डोंट नो कि भाई मेरा पेशेंट मैंने ठीक सिलेक्शन किया नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे नहीं, शेयर और इसलिए कर रही हूँ आपको कि आप बताऊं मुझे अनीता जी, बताइए। मुझे जो मात्रावस्थी दे रही हैं वो मेरी मैडम है, वो डॉक्टर नहीं है। आ, वो तो सर, लेकिन आपकी गाइडेंस तो है ही ना सर। तो हम आपको गाइड करेंगे ना, अ, कुछ नहीं है, मात्रावस्थी हाँ देना सर। सबसे सरल है। जी
मेरे पास सर वो जो पेशेंट है लड़की है एक जी वो 20 साल की, वो जी 2 बार ये आ चुके हैं मेरे पास कि भाई मेरे अरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे पीठ में, और मुझे उसमें स्पाज्म जैसा ही लग रहा था, स्टिफनेस ही लगती थी, बिल्कुल हिलती थी तो भी कहती थी मुझे दर्द है, मुझे ये जी है। जी सबसे पहली बारी जब आई थी तब तो जी मैंने जी उसका स्नेहांस्वेदन करके भेजा था, बस उतना ही मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, तब मैंने जी ऐसे करके भेजा और वो बहुत खुश थी कि हाँ मुझे बहुत आराम मिल गया। उसके साथ में सर मैंने एक उसको मसल रिलैक्सेंट भी दिया था, वो एलोपैथिक था। वो चलता रहा सर 1 हफ्ते, उसके नहीं नहीं बाद ठीक आज है। फिर वो मेरे पास आई सर, मेरे पास सैचर आदि तेल ही था सर, और मैंने उसी से दे दिया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अब तो वो मतलब वैसे तो स्नेहन स्वेदन करते ही वो बहुत ज्यादा एकदम से बड़ी खुश हो जाती है, तो आज भी बड़ी अच्छे से गई थी। अब तो मुझे पता चलेगा जब दोबारा आएगी, और मैंने बहुत ये अच्छा। किया। इससे पहले नहीं सर नहीं कभी बढ़िया कभी किया मैंने आपने। 1-2 बारी सर मैंने वो चंदन बना तेल से प्रेग्नेंट पेशेंट को दिया था। उसका ये था कि वो हैप्चुअल अबॉर्शन की पेशेंट होती थी सर जी 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 वो बहुत पहले दिया मैंने तो, लेकिन हाँ वो उसकी प्रेगनेंसी ठीक हो गई और ये सब हो गया। तभी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, और आपकी जब ये शुरू हुई तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, और नहीं बहुत मैंने अच्छा आयुर्वेद किया में आपने, बहुत अच्छा किया। बहुत देर से काम करना शुरू किया है सर। आयुर्वेद में ज्यादा काम ही नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ गायनी की प्रैक्टिस होती है मेरी। लेकिन अब बहुत ज्यादा मन नहीं नहीं अब करता है कि आप मैं ये आयुर्वेद सब पे भी करूँ। काम करेंगे। जी सर, जी बस जी यही था, मैंने कहा कि आप बताएं मुझे कि चलिए। मैंने ठीक किया या नहीं। नहीं आपने बिल्कुल सही किया, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मातृबस्ती से स्टार्ट की। अब हम तो बधाई उस दिन देंगे जिस दिन ये गरिमा शर्मा जी जो है बताएंगे कि सर हमने बमन कराया है ना। ओह यस। ठीक है ओके सर, चलिए। थैंक यू। तो हम आगे। थैंक यू, वेलकम। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आज 9:30 बज गए, थोड़ा लेट सेशन स्टार्ट किया था। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।